नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक दोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। ईपीएफओ में फ्रॉड चौंकी नहीं, ऐसा सच में हो रहा है। ईपीएफओ वो फंड होता है जिसमें नौकरी पेशा लोगों के जीवन भर की जमा पूंजी होती है। ये उनके बुढ़ापे का सहारा होता है, बुरे वक्त का सहारा भी बनता है। लेकिन इस फंड पर भी जालसाजों की नजर है। हाल ही में पंजाब में ईपीएफओ के कर्मचारियों ने लोगों के पैसे उड़ा दिए। लेकिन इस तरह के फ्रॉड मुंबई सहित कई शहरों में पहले हो चुके हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कैसे ईपीएफओ के लोग ही आपकी कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। ईपीएफओ को लोगों का भरोसा टूटे ना, ऐसा क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरी कमाई आपकी फ्रॉड कर भेंट चढ़ जाएगी। कुछ केसेस आए हैं, लेकिन इनको रोकने के लिए भी ईपीएफओ क्या कर सकता है, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। ये हैं चंडीगढ़ के स्मॉल इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारी हरकेश कुमार राणा। इनके होश उस वक्त उड़ गए जब इनके प्रोविडेंट फंड अकाउंट से 5,39,000 रुपए गायब हुए। हरकेश ने ईपीएफ खाते में इतनी बड़ी राशि के गायब होने की जानकारी लेनी चाहिए तो पता चला ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए फर्जी मोबाइल नंबर, अलग बैंक अकाउंट और फर्जी आधार नंबर का इस्तेमाल किया गया। नहीं, डिटेल तो हमारी सारी पूरी थी। मेरे मोबाइल के साथ भी लिंक था, खाता नंबर भी जो लिंक था सारा बैंक का। तो उन्होंने ये पता लगाया कि जाली खाता खुलवा के अपना जो मोबाइल नंबर है जाली अटैच करके उस द्वारा पता लगा कि कोई दिल्ली का खाते में गए, बैंक का खाता जो दिल्ली का दिया उन्होंने जो कट किया। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के हरकेश इकलौते कर्मचारी नहीं है जिनके पीएफ खाते से पैसे गायब हुए हैं। एक रिटायर्ड कर्मचारी सुखदेव सिंह के अकाउंट से भी 41 लाख रुपए गायब हो चुके हैं। चंडीगढ़ पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक करीब 10 कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड खातों से करोड़ों रुपए निकाले गए हैं। ईपीएफओ में गड़बड़ी का ये इकलौता मामला नहीं है। जुलाई अगस्त में भी मुंबई रीजन के 8 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया था। इन्होंने 100 करोड़ रुपए तक के घोटाले किए थे। अक्टूबर में बंद हुई रिलायंस कंपनी के कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट से भी पैसा निकाल लिया गया। इन सभी घोटालों में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। अब हम आपको बताते हैं कि लोगों के खातों में सेंध कैसे लगती है। कोरोना के चलते लॉकडाउन में लोगों को राहत देने के मकसद से ईपीएफओ ने विड्रॉल से जुड़ी शर्तों में ढील दी थी, जिसका फायदा उठाकर बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। इनकम घटने और नौकरी जाने की वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने अपने प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालने की अर्जी दी थी, जिसे तुरंत सेटल करना जरूरी था। वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने लॉगिन और पासवर्ड दूसरे कर्मचारियों के साथ शेयर किए, जिससे कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा सेटलमेंट हो सके। कुछ जूनियर कर्मचारियों ने इसका फायदा उठाते हुए कई खातों से पैसों को अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के एक मेंबर ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि लेबर मंत्रालय को इन मामलों के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन ईपीएफओ चेयरमैन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आम लोगों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने और लोगों का भरोसा कायम रखने के लिए ईपीएफओ के सिस्टम को मजबूत करना जरूरी है। साथ ही सभी सब्सक्राइबर्स को भी वक्त वक्त पर अपने खातों की जांच करनी चाहिए, ताकि किसी भी गड़बड़ी का वक्त पर पता चल सके। साफ है कि अगर ईपीएफओ खातों से ऐसी ही सेंधमारी होती रही और कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में लोगों का ईपीएफओ से भरोसा डगमगा सकता है। जानकारों के मुताबिक फ्रॉड से बचने के लिए सभी सब्सक्राइबर्स को भी वक्त वक्त पर अपने खाते की जांच करनी चाहिए, ताकि किसी भी गड़बड़ी का वक्त पर पता चल सके। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। चलिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं प्रभाकर बानासुरे साहब, ट्रस्टी हैं ईपीएफओ के। प्रभाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। नमस्कार सर। और हमारे साथ हैं पंकज भटपाल जी, एमडी हैं ऑप्टिमा मनी के। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रभाकर जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। सर, कैसे इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं? कहा जाता है कि बेहद फुल प्रूफ है, हम मानते भी हैं इस बात को। ईपीएफओ पर पूरे देश का भरोसा है, सारे कर्मचारियों का भरोसा है, लेकिन लगातार इस तरह के केसेस आना
और देखिए बाहर के केसेस नहीं है ये, बाहर के केसेस पे तो हम अलग बात करेंगे कि ईपीएफओ खाते में किस तरह से फ्रॉड करके या हैक करके सेधमारी हो सकती है। अंदर के कर्मचारियों की मिलीभगत से इस तरह के केसेस जब सामने आते हैं, सर कैसे विश्वास दिलाएंगे खाता धारकों को कि सब कुछ ठीक रहेगा? हाँ दीपक जी, आपकी बात सही है। क्या हो गया कि लास्ट कोविड की पीरियड के अंदर में प्राइम मिनिस्टर ने एक गरीब कल्याण योजना डिक्लेयर की थी। उस गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो हमारे मेंबर्स हैं उनको तुरंत उनको लाभ मिलने के लिए पैसा विड्रॉल करने के लिए बीपीएफओ ने स्कीम बनाई थी। उसमें जल्दी से जल्दी सबको पैसा मिले, इसीलिए क्या हो गया था, जो पासवर्ड जो रहता है, जो हमारे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो रहते हैं उनके पास में पासवर्ड रहता है और उन्हीं के पासवर्ड से ये पैसा विड्रॉल होते रहता है। लेकिन क्या हो गया था कि इस समय में लोड बहुत बढ़ गया था और दबाव ऊपर से ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोविड के अंदर में उनका जो विड्रॉल है वो क्लेम जो है सेटल करनी चाहिए थी। इसीलिए एफपीएफसी ने क्या किया था, अपना जो पासवर्ड है अपने नीचे के जो लोग हैं उनको पासवर्ड ये अपना दे दिया था और इस पासवर्ड का नीचे के लोगों ने दुरुपयोग करते हुए कुछ जो बंद कंपनियां हैं उसमें से प्रभाकर जी, किया था। प्रभाकर जी, आपने बार बार, मैं आप लोगों के ट्वीट्स को फॉलो भी करता हूं सर, और आप लोगों के एक बार नहीं कई मर्तबा ट्वीट हैं। आप अपने खाता धारकों को कहते हैं कि अपना पिन कोड कहीं शेयर मत कीजिए, अपना पासवर्ड कहीं शेयर मत कीजिए, अपनी डिटेल शेयर मत कीजिए, और सर आपके अधिकारी ही अपने दूसरे मातहतों को पासवर्ड शेयर करते हैं। आप ही कौन सी नजीर पेश कर रहे हैं सर फिर? इसमें क्या था दीपक जी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो पैसा मिले, इसीलिए उनको एक आदमी का ये काम नहीं था। एक आदमी का जो पासवर्ड रहता है एपीएफसी पे, तो उसके नीचे के जो अधिकारी कर्मचारी रहते हैं वो वही फॉरवर्ड करते रहे तो बहुत समय निकल सकता था। उसके अंदर 7-8 दिन के अंदर में होते ये, इसके अंदर हमने विदिन 24 आवर्स वो उनके सेटलमेंट, हमने क्लेम सेटलमेंट किए थे। नहीं वो तो ठीक है सर, क्लेम सेटलमेंट करना, क्लेम का जल्दी से जल्दी निस्तारण करना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन हम ये माने सर, क्या हम ये माने कि ईपीएफओ के भीतर ऐसी एक अंदरूनी व्यवस्था है और उसको मंजूरी भी है कि बड़ा अधिकारी अपने मातहतों को पासवर्ड दे सकता है? क्या इसकी सहमति है? यह आधिकारिक है? नहीं, ये आधिकारिक नहीं, ये तो बात सही है आपकी कि पासवर्ड देना नहीं, कन्वे नहीं करना, ये तो बात आपकी सही है। देखिए मैं जो ये कह रहा था कि जल्दी से जल्दी इसका केसेस का निपटारा हो, इसीलिए वो पासवर्ड नीचे में दिया गया था, ये गलत है। ये तो बात सही है आपकी। बिल्कुल सर, मैं ये कह रहा हूँ ना कि आपकी मंशा गलत नहीं है, लेकिन उस मंशा गलत होने पर हम सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन जो प्रक्रिया आप लोगों के द्वारा अपनाई गई और वो उस प्रक्रिया को चलने दिया गया, इसमें बड़ी कोताही है, बड़ी लापरवाही है। और सर इस मामले में मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं जरा पंकज जी, बड़ा इस पे लंबा अनुभव इनका निवेश और खास तौर से ईपीएफओ को लेकर है। पंकज जी, इस मामले में कैसे ईपीएफओ ये सुनिश्चित करे कि लोगों का विश्वास बना रहे, और आपको इस पूरे मसले पर कहां पेन पॉइंट्स नजर आते हैं? दीपक जी देखिए, जैसे आपने कहा कि मंशा गलत ना हो, आप चाहते थे कि जल्दी से जल्दी लोगों को पैसा उनके अकाउंट में आए, लेकिन यहाँ वायलेशन तो है ही रूल का। अगर ये है कि आपको पासवर्ड किसी को भी, चाहे वो ऑफिसर्स की बात की जाए या फिर इंडिविजुअल किसी भी मेंबर की बात की जाए, अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। पासवर्ड शेयर हुआ वो गलत है। दूसरी बात, आपका कंट्रोल क्या था? अगर आप पासवर्ड दे रहे हैं अपने जूनियर्स को तो आपका कंट्रोल भी होना चाहिए उसके ऊपर, तो वहां पर आपका कंट्रोल नहीं था, आपने ध्यान नहीं दिया। अगर आपने अच्छे मंशा के साथ में पासवर्ड शेयर किया तो नजर रखनी चाहिए थी, नजर आपने नहीं रखी, लापरवाही की, वो गलत था। अब उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जब पैसा ट्रांसफर होता है वो आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में जाता है, आप कोई कैश विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट चेंज कैसे हुआ? तो वहां पर क्या सिक्योरिटी लेयर थी? ठीक है, आपको अगर किसी एग्जिस्टिंग अकाउंट में जहां पर ऑलरेडी अकाउंट रजिस्टर्ड है उसमें आप ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां भरोसा किया, लेकिन आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत सारे लूप होल्स हैं कि आप अगर अकाउंट नंबर भी वहां चेंज हो रहा है और फिर उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो ईपीएफओ को डेफिनेटली इस तरह की चीजें ना हो कि कर्मचारी किसी भी तरह से अकाउंट के साथ फोर्जरी ना कर सके, उस पर ध्यान देना होगा। अगर आपको कुछ चीजें जल्दी में करनी है और आप इस तरह से
रूल्स को वायलेट करके कुछ काम कर रहे हैं तो आपको कुछ टीम जिन पर भरोसा कर सके वैसा करना चाहिए और साथ ही आपको अपना सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी ताकि इस तरह के फ्रॉड ना हो सके। हालांकि हमने बोला कि हम उन बातों बाद में बात करेंगे कि किस तरह से बाहर के लोग फिशिंग करते हैं, लेकिन कर्मचारी ना कर पाए उसके लिए आपको कई लेयर्स की सिक्योरिटी यहाँ पर बिठानी पड़ेगी। बिल्कुल प्रभाकर जी, सूत्र ये बता रहे हैं और ये आरोप लग रहे हैं कि ईपीएफओ चेयरमैन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है इस मामले में, लेबर मंत्रालय को जबकि इस मामले में पूरी जानकारी दे दी गई है। तो सर क्या इस पर कार्रवाई हो पाई है सर, और अगर नहीं हो पाई है तो कब तक होगी? इस पे कार्रवाई शुरू हो गई है। जैसे कि भी जुलाई माह के अंदर में जो मुंबई में कांदिवली में हुआ था, वो पूरा उसका केस जो है सीबीआई को हैंड ओवर की गई है। और अभी जो सिस्टम्स के अंदर में जो लूप होल्स है, ये कमी है, उसके लिए वो दूर करने के लिए हमने कमेटी बनाई है। और वो कमेटी सभी से जो निचला वर्ग है, ऊपर का है, उनसे पूछ के कि इसमें क्या क्या लूप होल्स है, हमने क्या सुधार कर सकते हैं, इसके लिए हमने अभी प्रक्रिया शुरू कर दी है। दूसरी बात, हमारा ये कोशिश चल रही है कि जो आधार कार्ड है, आधार नंबर लिंकिंग है, वो यूडीआई का होता है, यूडीआई और कंसल्ट बैंक और ईपीएफओ, इनका तीनों का एक ही मोबाइल नंबर रहे। ये एक यूडीआई जो आधार कार्ड बनाने वाली कंपनी यूडीआई से, उनसे हमारी डिस्कस चल रहे हैं, उन्होंने भी एग्री कर लिया है, बैंक ने भी एग्री कर लिया है कि ये सेम वो मोबाइल नंबर वहां कंटिन्यू रहेगा जो मेंबर दिया हुआ है, और आधार में जो मोबाइल नंबर दिया है, बैंक पे जो मोबाइल नंबर दिया है, तीनों जगह का मोबाइल नंबर एक रहे। इसलिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। और दूसरा कि आईटी सिस्टम हमारी तो थोड़ा सा स्लो चल रही है, और ओल्ड सिस्टम होने की वजह से इसमें सुधार के लिए एक कमेटी फॉर्म की है। उसकी अभी तक हमारी 2 मीटिंग हो चुकी है और उसके अंदर में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छे हमारा जो एम्प्लॉयज है, ऑफिसर्स है, वो अच्छे सुझाव दे रहे हैं। और जो आईटी के जो सर, एक तरफ प्रभाकर जी, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने कमेटी का गठन किया, आपकी उसकी मीटिंग भी हो रही है, आप कह रहे हैं, लेकिन इस बीच तो फ्रॉड हो गया ना सर, जिसकी वजह से आज हमने शो किया है चंडीगढ़ का मामला। इस बीच तो फ्रॉड चल रहे हैं सर। तो आपकी कमेटी की कितनी भी बैठकें होती रहे, फ्रॉड चल रहे हैं। जब तक आपने उन कर्मचारियों पर एक्शन नहीं लिया, उन कर्मचारियों को सिस्टम से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, तब तक काम कैसे बनेगा सर? आप कमेटी के साथ क्या आपने कर्मचारियों पर एक्शन लिया? आप लोगों ने कमेटी आप गठित करते रहिए। दीपक जी, जो चंडीगढ़ का फ्रॉड हुआ है वो कमेटी बनने के पहले हुआ है, उसके बाद ही सभी कमेटियां बनी है जो हो रहे इसके लिए रोकने के लिए। और वो मेरे ख्याल से 2019 का फ्रॉड है, अभी उनके ख्याल में अभी आया, जो रिटायर एम्प्लॉइज के ख्याल में अभी आया है। और जो थोड़ा सा के बाद भी हमने एक्शन शुरू किया, उसके अंदर में हमारे प्रभाकर जी, मुझे लगता है इस पर आप थोड़ा सा रोशनी डालें। आप थोड़ा सा रोशनी डालें। आप कह रहे हैं कि चंडीगढ़ वाला जो मसला है वो 2019 का है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ उसको अब पता चला फ्रॉड 2019 में हो गया था। हाँ, उन्हीं को उनके कंपनी ने बताया, जो पंजाब की जो कंपनी के एम्प्लॉइज थे, कंपनी ने उनको बताया कि आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉल हो गया था, उनको पता चला है। और हमारी इसीलिए सभी हमारे जो मेंबर्स है उनसे अपील रहती है हमेशा कि आप अपना अकाउंट चेक करते रहे बार बार। हाँ। और केवाईसी अपडेट करते रहे, कि केवाईसी बहुत से लोगों का अपडेट नहीं होता। इसीलिए जो फर्जी वाले जो लोग है, कुछ जो कंसल्टेंट है कंपनियों के, सभी तो नहीं है लेकिन कुछ लोगों ने जो कंसल्टेंट है उन्होंने फर्जी अकाउंट बना के विड्रॉल किए हैं। तो इस पे भी हमारा नजर चल रही है, बैन चल रहा है। और जो चंडीगढ़ का है, पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है, और उसके अंदर जो भी कर्मचारी दोषी पाएगा उसको हमको सर्विस से इसको जाना ही पड़ेगा। लेकिन एक है कि वो जो पैसा गया है लोगों का, उन्हें चिंता करने की जरूरत है, पैसा सबको उनका पैसा रिटर्न मिल जाएगा, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि अभी आने वाले समय में सिस्टम हमारा अच्छा स्ट्रांग हो और ऐसे फ्रॉड नहीं हो, यही हमारी कोशिश चल रही है। हमारे साथ इस वक्त तारा सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी है पीएसआईईसी एसोसिएशन के, जिनके कर्मचारी के साथ ये ईपीएफओ घोटाला हुआ है। तारा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। तारा सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए, ईपीएफओ से हमारे साथ प्रभाकर जी भी हैं और पंकज भटपाल जी भी हैं। दोनों आपके सवालों का जवाब, चिंताओं को दूर करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ही बताइए तारा सिंह जी, ये पूरा घोटाला कैसे सामने आया? कब आपको पता चला कि कर्मचारी के साथ फ्रॉड हो गया और कब का फ्रॉड था ये?
जो लास्ट ट्रांजैक्शन थी वो पहली ट्रांजैक्शन थी जनवरी में 2021 में, और जो हमारे साथ जो हमको एम्प्लॉय को पता चला वो 24 नवंबर 2021 को ईपीएफ ऑफिस चंडीगढ़ से फोन आया कि आप एक रिटायर्ड एम्प्लॉय था सुखदेव सिंह, जिसके 42 लाख रुपए उसके ईपीएफ अकाउंट से निकाले गए किसी फ्रॉडी ने। तो नॉट समय निकाले कब थे? निकाले कब थे सर तारा सिंह जी? जी तारा सिंह जी निकाले कब थे? ट्रांजैक्शन आप विड्रॉ कब हुआ या ट्रांसफर कब हुआ पैसों का? पहले सुखदेव सिंह के 21 जनवरी 21 में पहली ट्रांजैक्शन हुई और 9 ट्रांजैक्शन हुई, जिसके साथ 42 लाख रुपए उनका ईपीएफ अकाउंट से निकाला गया। और ऐसे 19 एम्प्लॉई हैं पीएसआईसी के चंडीगढ़, जो सारा सेक्टर में हमारा ऑफिस है। हमारी सेमी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है, इसमें लगभग 650 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और इसमें से 1 करोड़ अप्रोक्सीमेटली 60 लाख रुपया जो एम्प्लॉय के डिफरेंट एम्प्लॉय हैं कैटेगरी के, उनके अकाउंट से ईपीएफ अकाउंट से निकाले गए। जरा ये बताइए सर, ये पता कैसे चला? ये कंपनी को पता चला या एम्प्लॉय को पता चला? ईपीएफ जो कमिश्नर है उन्होंने फोन किया भी आपके जो एम्प्लॉय हैं उनके पैसे निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि 3 लाइफ में 3 बार ही हम ईपीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। और ये ऐसे केसेस हुए जो डेथ के थे, उनका सारा 100% नॉमिनेट किया गया किसी आदमी ने, अपना फ्रॉडी ने, उसका सारा पैसा ही विड्रॉ कर दिया ईपीएफ अकाउंट से। तो ईपीएफ 24 नवंबर 2021 को फोन आया। ये किसी बाहरी, ये बताइए तारा सिंह जी, ये किसी बाहरी लोगों ने निकाले हैं या ईपीएफओ के अंदर ही आपको बताया गया कि मिली भगत से कुछ फ्रॉड हो गया? हमें तो अभी तक कोई पता नहीं चला। हम तो यही सोचते हैं कि किसी ईपीएफ क्या एम्प्लॉय इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी फ्रॉड है। नहीं, पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं और हमारे साथ प्रभाकर जी भी है, ईपीएफओ ट्रस्ट से है, हमारे साथ मेंबर हैं। प्रभाकर जी, 19 कर्मचारी 60 लाख रुपए का फ्रॉड या गबन, आप जो भी कहें, 1 करोड़ 60 लाख 1 करोड़ 60 लाख। जी सर प्रभाकर जी, आप कब इनको इंसाफ मिलेगा सर? आप आज इनको ये बता के जाइए कि कब तक कार्रवाई हो पाएगी, क्या कार्रवाई होगी, आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, इसकी इंक्वायरी कार्रवाई चालू हो गई है और मैं तारा सिंह को के एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि सभी जो 19 कर्मचारी है जिनका पैसा निकाला गया है, उनका पैसा सभी का उनके खाते में जमा हो जाएगा। और हमारी भी इंक्वायरी ये चल रही है कि पैसा कहाँ से निकाला गया, कि बाहरी आदमी किसी ने निकाला या हमारे ईपीएफओ के कर्मचारी के द्वारा ये हुआ गया है, इसकी भी इंक्वायरी चल रही है और जल्दी से जल्दी इसके रिजल्ट भी बाहर आ जाएंगे। पुलिस भी इंक्वायरी कर रही है, हमारे यहाँ का जो ऑडिट डिपार्टमेंट है वो भी इसकी इंक्वायरी कर रहा है, जो हमारे विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो भी इसकी इंक्वायरी कर रहा है और जल्द से जल्द ये मसला सब बाहर आ जाएगा कि किस तरह से ये घोटाला हुआ है। और मैं फिर से सभी 19 कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इनका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। इतना है कि वो अभी इंक्वायरी के बाद में सब पैसा इनका उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, 1 रुपया भी इनका जाएगा नहीं। सभी का जितना भी है, जैसे भी बता रहे किसी का 42 लाख रुपए गया, पूरा का पूरा 42 लाख रुपए उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये मैं ईपीएफ की तरफ से उनको एश्योरेंस देना चाहता हूँ। सर हमारे पास सवाल तो बहुत है इस पूरे मसले से जुड़े, बहुत सारे सवाल हैं कि मसलन अगर किसी ने जालसाज पासवर्ड का, लॉगिन आईडी का या दूसरे संवेदनशील जानकारी का फायदा उठाकर अगर ये फ्रॉड किया है तो उसके लिए जिम्मेदार आम खाता धारक की जानकारी आखिर लीक कैसे हो रही है, नंबर 1। अगर थर्ड पार्टी अगर फ्रॉड कर रही है और अगर ईपीएफओ के अंदर फ्रॉड हो रहा है तो आपने बताया कि कमेटी उस पर एक्शन लेगी, लेकिन कब तक वो कमेटी रिपोर्ट देगी, कोई एक डेडलाइन भी तो होनी चाहिए। लेकिन मैं पंकज मटपाल जी के पास जाऊंगा। मटपाल जी, अब इसमें 2 तरह के केसेस है सर। एक तो ये है कि बाहर से आपके किसी ने फिशिंग कर दिया या हैक कर लिया खाता वो, लेकिन इस तरह के केसेस में देखने में आया है कि जो बहुत दिनों तक सुस्त पड़े रहते हैं खाते हैं या ईपीएफओ के जो खाते बहुत ज्यादा लोग चेक नहीं करते हैं, रेगुलरली देखते नहीं है कि उसमें कितना अपडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका फायदा भी कभी कभी अंदर के कर्मचारी भी उठा लेते हैं। तो ऐसे मामलों में करें क्या? आप एक आम निवेशक को क्या सलाह देंगे सर? देखिए, बिल्कुल सही कहा। बहुत बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयमेंट चेंज करते हैं और पैसा ट्रांसफर नहीं करते, या फिर कई बार आप
आगे ईपीएफ के मेंबर नहीं होते हैं, यानी कि जॉब छोड़ चुके होते हैं, तो भी कई साल तक पैसों को विड्रॉ नहीं करते हैं। और ऐसे में बहुत ज्यादा रिस्क है कि यदि अंदर के कर्मचारी इस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं, तो फिर आपके अकाउंट पर शेयर लगाई जा सकती है। तो पहली बात तो यह है कि यदि आप ईपीएफ के मेंबर अब नहीं हैं, आप जॉब छोड़ चुके, तो अपने पैसों को विड्रॉ कर लीजिए, वो बेहतर है। दूसरी बात, अपने अकाउंट को समय समय पर चेक करते रहिए। आप देखिए कि 2019 से लेकर ये चल रहा है और हम 2022 में एंटर होने वाले हैं कल। अगर अब तक ये सब पता होते हुए भी सब कार्रवाई नहीं हो पाई है, तो आगे भी पता नहीं कब तक सब चीजें ठीक हो पाएंगी। तो अब सिस्टम तो कब ठीक होगा वो तो खैर समय बताएगा, लेकिन मेरी सलाह ये है कि मैं आपकी तरफ से मटपाल जी, मैं आपकी तरफ से एक सुझाव पर, ये मेरा सुझाव है, शायद ये हो रहा हो। देखिए, जब ईपीएफओ में कोई भी खाता अपडेट होता है तो मैसेज आ जाता है, आजकल मैसेज आ जाते हैं, हम सबको मैसेज आते हैं, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, वो सुस्त पड़ा हुआ है, डोरमेंट पड़ा हुआ है, तो क्या ईपीएफओ को नहीं चाहिए कि हर महीने का स्टेटमेंट आधिकारिक नंबरों पर, मेल पर, पत्रों पर भेजा जाए एम्प्लॉय को? बिल्कुल, ये मैंने कहा ना, अगर ईपीएफओ चाहे तो बहुत सारे सुधार कर सकता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो या अदरवाइज सिस्टम में हो, वो बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब इतने समय से कुछ नहीं हो पा रहा है, कमेटी बन रही है, मीटिंग हो रही है, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कब होगा ये मेरे लिए कहना मुश्किल है। मैं ये कहूंगा कि जो यहाँ पर मेंबर्स हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपने अकाउंट में बार बार चेक करते रहें, अपना बैलेंस चेक करें और अपना मोबाइल नंबर प्रभाकर जी, बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल पंकज जी, आई एम सॉरी, मैं आपको टोक रहा हूं क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन प्रभाकर जी मैं आपसे एक आश्वासन लेना चाहता हूं। देखिए, एम्प्लॉई हैं, छोटे कर्मचारी हैं, ईपीएफओ से जुड़े हुए, आप जानते हैं कि हमारे देश में जो एम्प्लॉई हैं उनको इतने ज्यादा, एक तो बिजी भी होते हैं, दूसरा उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि बार बार वो चेक करें। क्या ईपीएफओ ये आश्वासन देता है या आप ये आश्वासन देते हैं कि वो चेक करे ना करे, आप हर हफ्ते, 15 दिन या महीने भर में कम से कम उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसने जॉब छोड़ दिया नहीं छोड़ा, लेकिन आप उस तक उसके खाते की जानकारी पहुंचाएं? क्या आप ये आश्वासन दे रहे हैं सर? हाँ दीपक जी, देखिए अभी उमंग ऐप है, उमंग ऐप में डाउनलोड करने के बाद में उसमें अपना यूएएन नंबर डाल देंगे तो आपको पूरा अपना अकाउंट्स मिल जाएगा, आपका कंट्रीब्यूशन कितना जमा हुआ है, इसमें इंटरेस्ट कितना आया है, एम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन आया, ये सब आपको जानकारी मिलती जाएगी। उमंग ऐप इसीलिए सर, वो तो मुझे मालूम है सर, वो ऐप के बाद बिल्कुल सर, वो सबको मालूम भी है, उसमें लोग जागरूक भी हैं। उमंग ऐप के बाद आप खाता डालेंगे, उसके बाद जानकारी मिलेगी। मैं कहता हूं कि प्रोएक्टिव होके जब आप देख रहे हैं कि सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, गड़बड़ झाला चल रहा है, तो क्या आप अपने एम्प्लॉय को ये सहूलियत देंगे कि आप उमंग ऐप में आए ना आए, आपका नंबर हमारे पास है, आपका पता हमारे पास है, आपके दफ्तर का पता हमारे पास है, हम आपको अलर्ट करते रहेंगे कि देखिए इतना पैसा हो गया या इतने दिनों से सुस्त पड़ा है, कृपया इसको अपडेट कर ले। क्या आप अपनी तरफ से करेंगे? ये छोटा सा सुझाव है सर। ये तो सुझाव आपका सही है, लेकिन अभी इसे पहल चल रही है, जैसे कि तारा सिंह जी बता रहे थे कि हमारे ईपीएफओ ही नहीं उनको बताया गया है, तो ऐसे जहां पैसा निकाला गया है, ख्याल में आते ही उस कंपनी को हम बताते रहते हैं कि यहाँ से विड्रॉल हुआ है, आप इसकी जाइए कीजिए करके। और जो आपने कहा कि अभी एक पेपर्स हो रहा है, तो इसीलिए पहले कैसा था, हम स्टेटमेंट मैनुअली भेजते थे, अभी जब से ये डिजिटलाइजेशन हो गया तब से उमंग ऐप आ गया है और उमंग ऐप पे आप खुद अपना अकाउंट उसमें देख सकते हैं, स्टेटमेंट आप ले सकते हैं उसका। और हमारी कोशिश तो अभी यही चल रही है कि एम्प्लॉय ने क्लेम के लिए एप्लीकेशन किया है, क्लेम सेटलमेंट विड्रॉल किया है, तो उसको तुरंत हम पूछेंगे कि आपने ये किया है या नहीं किया है। जैसे कि बैंक से पहले साल से एटीएम से कम से कम ये जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं, देखिए चर्चा इस पर बहुत बेहद हो सकती है, लंबी हो सकती है, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि ईपीएफओ, बहुत अच्छी बात है जैसा कि तारा जी ने भी बताया कि कमिश्नर ईपीएफओ ने, हम तारीफ भी करना चाहेंगे कि चलिए फ्लैग ऑफ मामले को ईपीएफओ की तरफ से किया गया है। आप अच्छे काम भी करते रहे, लेकिन जहां लूपहोल्स हैं जो पंकज मटपाल जी ने भी गिनाई है, प्रभाकर जी अगली मीटिंग में ये जरूर डिस्कस कीजिएगा, हमारे शो को ले जाकर बाकायदा ईपीएफओ के तमाम मैनेजमेंट को दिखाइएगा, जो यहाँ से सुझाव आए हैं उन पर जरूर अमल कीजिएगा और ये सुनिश्चित करिएगा कि ईपीएफओ का एक एक कर्मचारी, उसका एक एक अपडेट उसके पास जाता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर जी, आपने वक्त निकाला। तारा सिंह जी, थैंक यू सो मच। पंकज मटपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पर आने के लिए। आप प्रभाकर जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये ऐसे फ्रॉड पर
मतलब बैन हो जाएगा, नहीं रहेगी, आपको मिलेगी नहीं, आपको थैंक यू सर, नहीं मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।